हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एससीसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली थी। आज जो हम बात करेंगे बीसीसी की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या कहते हैं इसको बीसीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो है बात करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं तैयार करता हूँ एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर। इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर पर मुझे 1 एटम प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ईच कॉर्नर पर मैं जो है सिंगल एटम रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और ये बना दिया बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और एक ये बात जो है ध्यान रखना कि जब भी एटम प्रेजेंट होंगे तब वो यूनिट सेल होगी, नहीं तो ओनली फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है इसके अंदर? तो ये था हमारा बीसीसी का स्ट्रक्चर। इस बीसीसी के स्ट्रक्चर के अंदर ईच कॉर्नर पर सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कह सकते हैं टोटल 8 कॉर्नर, और एटम भी कितने होंगे? 8 हो गया। और एक एटम किस में प्रेजेंट है? सेंटर में। तो सिंगल एटम सेंटर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बात करें, इसमें जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर में 8 एटम और एक सिंगल एटम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो 8 + 1 कितना हो गया यहाँ पे? 9। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 9 होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बीसीसी का वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम तो है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट है। लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का मतलब ये होता है कि उस यूनिट सेल के अंदर की तरफ कितने एटम है। सिर्फ उसके ऊपर प्रेजेंट होने से मतलब नहीं है, अंदर की तरफ कितने एटम प्रेजेंट है या अंदर की तरफ उस एटम का कितना पार्ट है, और कहना चाहे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर 8 एटम, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या होगा? 1/8। कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितना एटम उस यूनिट सेल के इनसाइड है। तो ईच सिंगल एटम का जो है 1/8 पार्ट ही जो है उसके इनसाइड होता है जब एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। अब इसी तरीके से देखें बॉडी सेंटर पर, तो बॉडी सेंटर पर कितना एटम है? सिंगल एटम है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100% होगा, यानी 1 होगा पूरा का पूरा, क्यों पूरा वो अंदर है। तो इस तरीके से मुझे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 8 × 1/8 + 1 × 1। ठीक है, टोटल 8 एटम थे, उसका 1/8 पार्ट ही प्रेजेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 8 × 1/8 + 1 × 1। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 एटम हो गया। तो यहाँ पर बीसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब बीसीसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में कितने एटम है या कितने एटम किसी एटम को टच कर रहे हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये डायग्राम। तो बॉडी के सेंटर में सिंगल एटम प्रेजेंट है और हर कॉर्नर पर एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट है। तो हर एटम जो कि कॉर्नर पर प्रेजेंट है वो इसके टच में है। इट मीन्स 8 कॉर्नर 8 एटम। तो क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8 होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ कि ये जो एटम है जो कि एक प्रिमिटिव पर प्रेजेंट है,
देखिए डायग्राम के अंदर कि एक प्रिमिटिव के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। ये जो 2 एटम क्या कांटेक्ट में है? नहीं है। सामने आपको दिख रहा है कांटेक्ट में नहीं है। किसके कांटेक्ट में नहीं है? ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर है? ये जो 2 एटम एक प्रिमिटिव पर प्रेजेंट है, ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बीच वाले एटम के तो कांटेक्ट में है। लेकिन बीच वाले एटम का हमें डिस्कस नहीं करना है, मैं सिर्फ सिंगल प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इन BCC यूनिट सेल द एटम विच प्रेजेंट एट वन प्रिमिटिव आर नॉट क्लोजर और कॉन्टैक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करें, हम इसके अंदर एक डायग्राम बनाते हैं एक फेस का। तो एक फेस का डायग्राम मैंने बनाया। अब इस फेस के अंदर मैं एटम रिप्रेजेंट करूँ तो फर्स्ट एटम मैंने रिप्रेजेंट किया, सेकेंड एटम मैंने रिप्रेजेंट किया, और थर्ड एटम जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। क्लियर है आपके सामने? अब मैं क्या करता हूँ, इस फेस के डायगोनल से एक लाइन खींचता हूँ। तो ये जो बना वो बना मेरा फेस डायगोनल। फेस पे बना है डायगोनल तो उसको बोल दिया फेस डायगोनल, और रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको FD से। अब मुझे इस FD को कैलकुलेट करना है। तो FD को कैसे कैलकुलेट करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। मालूम है आपको इस। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम द डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पे, तो ये होगा FD का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो गया? 2A स्क्वायर हो गया। बिल्कुल। अब ये स्क्वायर को उधर ले जाएं तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा? FD इज इक्वल टू रूट 2A। अब A पर जो स्क्वायर था वो रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 पर ही रूट है, तो आंसर जो हमारा हुआ इसके अंदर रूट 2A है। आगे बात करें इसके अंदर, तो एक डायग्राम मैंने वापस रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक फेस डायगोनल लगाता हूँ। देख लिया आपने फेस डायगोनल, एक पर्टिकुलर फेस को लिया। इसी तरीके से मैं इस पूरी बॉडी के बीच से एक लाइन खींचूं तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल बोलेंगे। यहाँ पर मैंने लाइन रिप्रेजेंट कर दी और ये हो गया हमारा बॉडी डायगोनल। अब इस डायग्राम से हमें BD कैलकुलेट करना है। तो BD को कैलकुलेट करने के लिए मैं वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो भैया लगा दी मैंने यहाँ पे, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू FD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब FD की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, रख दी साहब FD की वैल्यू। अब कैलकुलेट करें इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करें आगे तो क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। ये लीजिए 3A स्क्वायर। अब BD पर जो स्क्वायर है उसको क्या करते हैं हम? दूसरे वाले साइड में ले आए तो हमारा बन जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ये रूट में कन्वर्ट हो गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन सेकंड। लेकिन इस बॉडी डायगोनल को देखें तो इस बॉडी डायगोनल में 3 एटम है। अब ये 3 एटम किस तरीके से अरेंज होंगे वो देखिए। तो फर्स्ट एटम जो पहले कॉर्नर पर, दूसरा एटम जो बॉडी के सेंटर पर, और लास्ट एटम जो कि लास्ट कॉर्नर पर। तो इस तरीके से ये एटम का रिप्रेजेंटेशन मैंने किया बॉडी डायगोनल पर। तो यहाँ पर हर एटम की रेडियस देखें तो ये यहाँ पर R, और यहाँ पर क्या होगी? R और R 2R होगी क्योंकि पूरा एटम है। क्लियर है आपको? और यहाँ पर आगे क्या करें? ये हो गई R, यानी कि ये बॉडी डायगोनल जो है वो किसके बराबर हो गया? एटम के अकॉर्डिंग 4R के बराबर हो गया। तो यहाँ पर डायग्राम से हम कह सकते हैं कि बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4R। अब हम क्या करें? इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर किया हमने, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है रूट 3A इज इक्वल टू 4R। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन A एंड R। कितना इजी था। चलते हैं आगे। अब इसी के अंदर नेक्स्ट बात करें वो है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी में बता चुका हूँ कि एटम के थ्रू कितना पार्ट कवर किया गया है यूनिट सेल में, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी फॉर्मूला है Z इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन A का क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पे देखा जाए तो BCC के लिए
जेड की वैल्यू क्या होगी 2, जो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। अब हम यहाँ पे ए देखें तो हमने ए और आर में रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन के बेस पर ही वैल्यू रखनी है। यानी कि जो √3 ए था उसमें क्या करेंगे, √3 को 4r पर ले जाएंगे, ना डिवाइड में आ जाएगा वो। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ। देखिए इसमें, अब इसमें देखना कि ए का क्यूब नहीं लिख रखा, दूसरी तरफ जो है ए का क्यूब है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप भी ए का क्यूब कर लें ताकि ये आपको प्रॉब्लम न क्रिएट करे। अब यहाँ पर आके देखें, इनकी वैल्यू हम पुट करें, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 68%। हमें यहाँ पर इसका फाइनल आंसर से मतलब है, तो 68% इसका फाइनल आंसर आया, इसका मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। यानी कि जब एटम को BCC के मैनर में अरेंज किया जाए तो 68% पार्ट तो यूनिट सेल का भरा हुआ रहेगा, और ओनली फॉर 32% उसके अंदर वॉइड रहेगी। समझ में आ गई आपको ये बात? तो यहाँ पे हमें जो है इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, और सीधा ये चीज़ याद रखना है कि ये याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। हमारी FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 का जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसको जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको समझाना चाहूँ तो मैं इतना कहना चाहूँगा सिर्फ कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा, 1 एटम प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ हर फेस पर सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। यानी टोटल 6 फेस 6 एटम, टोटल 8 कॉर्नर 8 एटम। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से जो है इसका एक यह स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि कॉर्नर पर 8 एटम प्लस 6 एटम फेस पर, तो 8 + 6 कितने हो गए बेटा? 14। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर? 14 होंगे। अब नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो आप उन वीडियो को जाके देखें। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही बात करेंगे सीधी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कॉर्नर पर कितने एटम प्रेजेंट थे? 8 एटम प्रेजेंट थे। इसी तरीके से हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो भी मैं दे चुका हूँ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं इसको पूरा समझने के लिए। अब बात करें इसके अंदर जो है फेस पर कितने एटम प्रेजेंट है? टोटल 6 फेस 6 एटम। और फेस पर जब एटम प्रेजेंट होता है तो उसका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पर 8 एटम थे कॉर्नर पर और उसका 1/8 पार्ट है, यानी अंदर कितना पार्ट हुआ? इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें। फेस पर 6 एटम थे, लेकिन फेस पर जो एटम प्रेजेंट है उसका 1/2 पार्ट ही अंदर है, यानी 6 × 1/2 कर दे तो कितना एटम इनसाइड द यूनिट सेल प्रेजेंट है पता चल जाएगा। तो करते हैं इसके अंदर, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हुआ कि FCC में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो होते हैं वो 4 होते हैं। FCC का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने एटम पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में। तो यहाँ पर हम जो है एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में एक फेस लिया है। अब एक फेस के अंदर जो सेंटर में एटम प्रेजेंट है वो कितने एटम के कांटेक्ट में? क्लियर दिख रहा है आपको? 4 एटम के कांटेक्ट में। और स्फेरिकल शेप होने के कारण इस फेस के जो पीछे वाला फेस होगा उसके भी 4 एटम कांटेक्ट में होंगे, यानी 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब पीछे वाला कांटेक्ट में होगा फेस, तो इफ़ कोई यूनिट सेल इसके आगे प्रेजेंट है तो वो भी तो इसके कांटेक्ट में होंगे, यानी कि 4 और ऐड करो, यानी टोटल कितने हो गए? 12। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर कि एक फेस को रिप्रेजेंट किया है। इस फेस में सेंटर वाला एटम देखिए वो कितने को टच कर रहा है? 4 एटम को टच कर रहा है। अब स्फेरिकल शेप होने के कारण ये जो एटम है पीछे वाले
फेस के एटम को भी टच करेगा और पीछे वाले में भी कितने एटम होंगे 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8। अब इसी तरीके से इसमें इफ़ आगे कोई यूनिट सेल प्रेजेंट हो तो वो भी तो इसके कांटेक्ट में होंगे, तो कितने हो गए 8 तो हो चुके थे और 4 ऐड करें यानी 12 हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 12। एफसीसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बताएंगे। अब इस डायग्राम के अंदर मुझे क्या करना है, एक फेस बनाना है। तो मैं एक फेस ड्रॉ करता हूँ, देखिए इस तरीके से ये फेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो फेस बना, इस फेस में जो ईच एज लेंथ है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर इस फेस के सेंटर से मैं एक डायगोनल डालता हूँ, तो इस डायगोनल को बोलेंगे फेस डायगोनल। एफ डी में मैंने रिप्रेजेंट किया। क्या कह रहा हूँ, इस फेस के बीचों बीच से मैंने एक डायगोनल डाला है और डायगोनल जो है उसको बोलते हैं फेस डायगोनल और इसको मैंने जो है एफ डी के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और बाकी जो थे प्रिमिटिव्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो फेस डायगोनल निकला है वो एटम के सेंटर से निकला है, यानी कि एटम की रेडियस होगी। अब यहाँ पे जो एटम बीच में प्रेजेंट है उसमें तो 2r आएगा, तो ये भी r है और ये भी r है, तो 2r हो गया। इसी तरीके से जो लास्ट में प्रेजेंट है उसकी भी तो रेडियस इसके अंदर है, तो ये भी r हो गया। तो यहाँ पर जब एक फेस डायगोनल खींचा जाता है 3 एटम की रेडियस आती है, तो यहाँ पे एक तो r फर्स्ट एटम की, फिर बीच वाले एटम की 2r और लास्ट वाले एटम की जो होगी वो ओनली 4r होगी। तो यहाँ पर एफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया 4r हो गया। अब इसमें बात करें तो डायग्राम से देखें, इस एफ डी को मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ए और ए प्रिमिटिव है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसके अंदर, सब जानते होंगे उसको। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊं तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों प्रिमिटिव्स ले लिए हमने, इससे हमारा ये जो है डायगोनल है वो निकल जाएगा। अब सॉल्व करें इसको, तो क्या करते हैं ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 2a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा √2a, स्क्वायर से रूट कट जाएगा a के लिए, तो यहाँ पर एफ डी आया √2a। लेकिन बात करें हमने डायग्राम देखा था, तो उस डायग्राम से जो हमारा एफ डी आया था वो आया था 4r आया था। क्लियर है यहाँ पे। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो आया फेस डायगोनल √2a और डायग्राम से देखें तो जो फेस डायगोनल आया है वो 4r। तो इन दोनों को मिला लिया जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर √2a इज इक्वल टू 4r। तो यही तो था हमारा रिलेशन a और r के बीच में। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है एफसीसी का वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम एटम के थ्रू जो है कवर्ड है यूनिट सेल के अंदर। और इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का होता है, Z इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a का क्यूब इंटू 100। अब Z यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, तो एफसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z कितना होगा 4, और A और R में हमने अभी रिलेशन निकाला ही है, तो पुट कर दें उसको, ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो जब फॉर्मूले के अंदर रखा जाए इसको, तो देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट कर दिया और फाइनल सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो वो जो आएगा वो आएगा हमारे पास, यानी कि जब एफसीसी मैनर में एटम प्रेजेंट होते हैं तो उस यूनिट सेल का 74% वॉल्यूम तो कवर्ड होता है एटम के थ्रू, और फिर बात करें जो रिमेनिंग पार्ट रहता है 26% वो उसमें वॉइड रहती है या खाली जगह रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि एफसीसी पैकिंग जो है वो सबसे अच्छी टाइप की पैकिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकिंग जो है एफसीसी के अंदर होती है।